जी बेटा, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया हमारा। लेक्चर कौन सा चल रहा है? तो ये 9 कहाँ से लिखा गया? अच्छा, ये पिछली दफ़ा वाला है। जो बड़ा करीब करीब काम चल रहा है ना, कोई चीज़ प्लस माइनस है बस। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं IS 37 वाली चीज़ें ले रहा हूँ, पक्के रट्टे लगे होते हैं हमारे ना, तरतीब ऑलमोस्ट सेम। पहले इसलिए कहा हिसाब लगा होता है, आपको बताया है कि 115 लेक्चर तक तकरीबन हमने जाना है, ठीक है। प्लस माइनस तो हो ही जाता है एक आध का, तो आप हिसाब लगा ले दिनों का। मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाह रहा, इसीलिए शुरू दिन से थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ते पढ़ते आए हैं। फुल डे क्लासेस और ज़्यादा स्पीड एक ही रखनी है, असल मकसूद तो ये। हमारी स्पीड किसी भी मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बढ़ी, ना बढ़नी चाहिए। इफेक्टिवली चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी सी अभी ज़रा एफर्ट बढ़ी आखिरी महीने में। माजरत चाहता हूँ, कुछ कर नहीं सकते इसका। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स एज टू, ये तो पुराने वाले ही चल रहा है, अपने वाले पे वापस चलें। ये तो सारा लगेगा पढ़ा हुआ है। आओ, तो ये जनाब डिस्क्लोजर्स थे। इनकी पिक्चर जो है वो आपने इधर से खींच ली, ये भी रख लेता हूँ, ठीक है जी। पिक्चर ले लिया आपने यहाँ से, ये मैंने इस तरह से पढ़े, ज़रा यहीं से पढ़ लें। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज एंड कंपनीज लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स शैल डिस्क्लोज। अब यहाँ से एक बार पढ़ लेना, ये तो हमने याद करने के लिए, ऐसे रटा लगाने के लिए ऐसे किए थे लास्ट टाइम, ठीक है। लोन एडवांसेज ऑब्टेन्ड आर एज पर इस्लामिक मोड, मार्कअप पेड ऑन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, या प्रॉफिट अर्न और इंटरेस्ट पेड ऑन एनी कन्वेंशनल लोन। दोनों पे एक ही नंबर लगा हुआ है, नजर आया, ठीक है। अच्छा, अगली बात, हाँ, जो कन्वेंशनल बैंक से होता है आम, जो इस्लामिक मोड वाला लोन नहीं होता, कन्वेंशनल लोन जी। उसके बाद येलो, शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स या बैंक बैलेंसेस जो हैं बताओ, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स बताओ, और प्रॉफिट अर्नड ऑन कन्वेंशनल बताओ। ये येलो, ये तो सेम था ना, ठीक है। उसके बाद स्काई ब्लू आ गया, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम अ शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट, गेन लॉस ऑन और डिविडेंड अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, एक्सचेंज गेन अर्न फ्रॉम एक्चुअल करेंसी। और एक कौन सा रह गया, रिलेशनशिप विद शरिया कंप्लाइंट बैंक्स, ठीक है। ये ज़रा अलग से याद करना, तो ये ऐसे ही बच्चों ने लास्ट टाइम याद किया था, ज़रा इजी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना, वरना वहाँ से भी याद कर सकते हैं आप। ओके, डन। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये क्या है, हमने अभी जो ऊपर पढ़ के हम सारा आए हैं, ये जनरल डिस्क्लोजर्स थे। ये क्या थे जी? जनरल डिस्क्लोजर्स। इससे ऊपर वो कहानी पड़ी है जो कहानी आपको बताएगी कि हमारे असल में ना, हमारे जो मोहतरम, चलने दें अभी, उसको बाद में देखते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। अच्छा, ज़रा ये थोड़ा सा देखते चलें। अब एक सफ़ा और भी है जो बड़े काम का सफ़ा है। वो काम का सफ़ा अगर कहें तो दिखाऊं? आप अपने हैंड रिटन पेजेस में अगर आएंगे ना, तो आपके हैंड रिटन पेजेस के अंदर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ये क्या पुराने वाला है, ये मुझे लगता है वॉल्यूम 1 वाले खुले हुए। ये देखें जी, डिस्क्लोजर्स, ये भी एक तरीका है डिस्क्लोजर्स को याद करने का। हैंड रिटन पेजेस में पेज नंबर 10 है, फाइनल अकाउंट्स में पेज नंबर 10। हैंड रिटन पेज फाइनल अकाउंट्स के जो हैं, शराब करके आगे चलें थोड़ा सा, ये नज़र आ गए एक बच्चे को, सबसे आखिर में है। इसके बाद ये 6 लिखा हुआ ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है। नहीं मिल रहा मेरे चांद, वॉल्यूम 2 में है। चलो छोड़ो यार, छोड़ो, फिर मिल जाएंगे, अल्लाह करेगा मिल जाएंगे, बाकियों को तो मिल ही गए, ठीक है। इधर देखें जी, ये भी एक तरीका है डिस्क्लोजर याद करने का। भाई आपको याद है जनरल इन्फॉर्मेशन, या वैसे करके जब आप लिख लेते हैं ना कोई चीज़, ऐसे ही याद रखने हैं बस, और क्या, वो अंग्रेजियाँ रट्टा लगानी है। ज़िंदगी आसान है, मुश्किल नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन में बिजनेस यूनिट्स के बारे में, मिल्स और प्लांट्स के बारे में क्या बताओ, लोकेशन और एड्रेस। इमूवेबल फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बताओ, लोकेशन और एरिया। प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन, रीजन ऑफ शॉर्टफॉल, एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ
नंबर एट बैलेंस शीट डेट, एवरेज नंबर ड्यूरिंग द ईयर। लोकल एसोसिएट कंपनी के बारे में क्या बताओ, नेम, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। उसके बाद परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आगे लिखी हुई है। फॉरेन एसोसिएट के बारे में क्या बताओ, नाम भी बताओ, कंट्री भी बताओ, बेसिस ऑफ एसोसिएशन और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। क्रेडिट फैसिलिटीज, जनरल नेचर और नॉट अवेल्ड एट बैलेंस शीट डेट, करते रहे, करके आ रहे हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान शैल बी डिस्क्लोज स्टिल फुल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है, ओके। तो नहीं बल्कि पढ़ा दिया है, ये 27 है। लोन एडवांसेज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज, नेम एंड जुरिसडिक्शन, नेम ऑफ एड्रेस, बेनिफिशियल ओनर, अमाउंट ऑफ लोन लोकल में, फॉरेन में, टर्म्स कंडीशंस, अमाउंट ऑफ रिटर्न, लिटिगेशन अगेंस्ट मैसी, डिफॉल्ट, ब्रीच या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। फॉरेन डेट्स अभी पढ़ के आ रहे हैं। डिस्क्लोजर फॉर आउटस्टैंडिंग डेट में क्या बताओ, नेम इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी, अगर कोई जानने वाला है तो, और नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्टेड, अगर वो जानने वाला नहीं भी है तो डिफॉल्ट कर गया तो उसका नाम और अमाउंट बताओ, ठीक है। शरिया कंप्लाइंट, ये वो आपने अभी भी पढ़े, ठीक है। ये अब मैं आगे जो है वो सन्ड्री रिक्वायरमेंट से पहुंच चुका हूँ। ये अभी जो आपने आपके सामने सफ़ा ओपन किया था ना, उसमें लिखा हुआ सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अब ये आप स्केच है आपके सामने, ठीक है ना, ये तरतीब से चल रहा है काम, तरतीब से चल रहा है। कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर शुरू हुए हैं जहाँ से जनरल इन्फॉर्मेशन की बात शुरू हुई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कहाँ पे प्लांट है तुम्हारा, मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, एवरेज और क्लोजिंग, कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन कितनी की, शॉर्टफॉल कितना है, लोकल रिश्तेदार कौन कौन है जिनके ट्रांजेक्शंस की, फॉरेन रिश्तेदार कौन कौन है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ की, अभी दिमाग में, क्रेडिट फैसिलिटीज अनअवेल्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, और क्या रह गया, मैं तरतीब में भूल तो नहीं गया, ये, और ये लंबा सा नोट वो सब्सिडरी वाला एनेमोने वाला जेन के अंदर रख लेना ऐसे, ठीक है। और 5-7 चीज़ें उनके बारे में बतानी है, ये ऐसे ही याद करना है, शरिया कंप्लाइंट कंपनी, ठीक है। और उसके आगे मैं अब लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब अभी भी मैं एंड पे बताता हूँ 4th और 5th वाली बात, ठीक है ना, फिलहाल चलने दें जी, बोलो। बेटा वो एक जगह आज दूसरे वो इसी तरह से, तो 1-2 चीज़ें बीच में स्किप नजर आ रही थी, तो मैंने कहा था कहीं और लिखी होंगी, कहीं भी लिख, डिस्क्लोजर में कहीं भी कंपनीज एक्ट ने ये नहीं बोला कहाँ पे लिखो, लिख दो बस, ठीक है। तो जहाँ मर्जी लिख लो, आप नोट 2 में लिख गए हो तो आप वहीं पे काम चला लो, ठीक है। अच्छा जी, ये एक बड़ा कीमती सफ़ा है, ये अपना भी इस जैसा बना सकते हैं, ओके, क्योंकि अपना बना हुआ जैसा आपको याद होगा वैसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। और मेरा मशवरा है, कोई ऐसी याद करने वाली चीज़ हुआ करे ना तो लाल पेन से लिख लिया करो, ज़रा वो ज़्यादा जल्दी याद होती है, ज़्यादा अरसे तक याद रहती है। ऐसे ही सुना था कहीं पे, मैं तो ऐसे ही करता था जब पढ़ता था ना, तो जो चीज़ याद करनी थी, थ्योरेटिकल होगी तो याद की, उसको अपने अल्फाज में ऐसे ही छोटे छोटे करके लिखा, जब लिख लिया तो वो लिखता मैं लाल रंग के पेन से था, वो ज़रा ज़्यादा देर तक याद रह जाता है। अच्छा जी, तो हम पहुँच चुके थे पेज नंबर 567 पर। ले जी, अब समझ आ रही है कहानी, जनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब किसकी, अब कंपनीज एक्ट किसके डिस्क्लोजर बता रहा है, बैलेंस शीट के। ये सारे हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह, पढ़ने क्या है, करने हैं, अल्लाह ने चाहा तो पता भी नहीं आपको चलेगा और सारे हो जाएंगे, ठीक है। बड़े मजे लेकर करेंगे। और ये क्या पढ़े हैं, इनकम स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स, और यहाँ पे कहानी खत्म, उसके बाद आगे कुछ और चल पड़े। बात समझ आ रही है। तो चीज़ें लगती ज़्यादा हैं, लोग सुनाते ज़्यादा हैं। आपको जनरल डिस्क्लोजर सारे याद हो चुके हैं इस वक्त, जनरल डिस्क्लोजर्स कितने सारे हैं, अब बनाकर देखे वहाँ पे देख कितने बड़े बड़े, और उनसे टेस्टिंग भी हो रही है। लेकिन जनरल डिस्क्लोजर्स कितने निकले थे, वो प्लांट वाला, एड्रेस लोकेशन, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी एरिया और लोकेशन, उसके बाद एम्प्लॉई वाला, उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला, लोकल रिश्तेदारों वाला, फॉरेन रिश्तेदारों वाला, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वाला, यूटिलाइजेशन ऑफ वो प्रोसीड जो पैसे लोगों से मांगे हुए हैं, प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, लोन वाला और फॉरेन ट्रेड डेट्स वाला, शरिया कंप्लायंट, जनरल खत्म। उसके बाद बैलेंस शीट शुरू हो गई, ठीक है। आप बैलेंस शीट वाले पढ़ते जा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट के पहले पढ़े हुए हैं। ये ऐसे ही आपने टिप्स के ऊपर करने हैं, लेकिन इसका हल और इसके सिवाय कोई नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं जिन दिनों के अंदर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखते रहें, बस बार बार देखें, बार बार देखने से ये याद होंगे और याद रखने हैं, इंशाल्लाह याद रहेंगे, कोई ऐसी वजह नहीं कि याद। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत कीमती टॉपिक है आपके लिए, प्रैक्टिकली भी सारे कीमती हैं, लेकिन ये बहुत कीमती टॉपिक है। इसको जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही आप, अब तो आप क्या 5 में हैं, अब तो जा रहे हैं आप आगे आर्टिकल्स के अंदर, तो यही काम तो आपने करना है, ठीक है। आप ऑडिटर बने बैठे होंगे, वहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा कंपनीज एक्ट की डिस्क्लोजर चेकलिस्ट क्या होती है, कुछ सुनोगे ना,
आप पता होना चाहिए कि वो कंपनीज एक्ट ने जो डिस्क्लोजर्स मांगे हुए हैं वो हम चेक करते हैं कि जी इन्होंने दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, तो उन्हें कहते हैं या तो ये डिस्क्लोजर दो या फिर हम लिख रहे हैं रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो ये आपने यही तो काम करना होता है और क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, तो कहाँ थे हम, जज्बाती होकर मैं आगे निकल आया ज़रा। ये ना बीच में एग्जांपल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, और ये कुछ भी नहीं है, ऐसे अभी आपको पढ़ाता हूँ ना, ये सफ़ा भी मैं आपको पढ़ा के ये इस समय ऐसे करके साइड पे कर दूंगा और आपको ये सारा याद होगा, याद साथ साथ करवाऊंगा। लेकिन ये मेहरबानी आपने करनी है कि अभी आखिरी महीने के भी आखिरी 10-15 दिन चल रहे हैं समझे, क्लासेस के भी, तो आपने इन दिनों में जब तक ये चल रहा है तो इसको ऐसे ही देखते रहना है, ठीक है। बना भी रहे हैं हम, सब कुछ करें, लेकिन इनको आपने नज़र डालते रहना है। उसके बाद फिर जब IFRS 15 चल पड़े तो भी जब पढ़ने बैठो कोई नहीं, एक नज़र इनको देख लेना है। अपने नोट्स जैसे बना लो आजकल में जैसे वे बने हुए थे, तो सिर्फ उस सफ़े को देखते रहना, उसी सफ़े को जाके देख लेना यार कम अज़ कम। और भाई जब प्रेप लीव शुरू हो तो उसके अंदर भी इनको बस एक नज़र, आप रोज़ाना अगर इसको पढ़ें ना तो ये 10 मिनट में रिवाइज होगा। और अगर आप बस एक बार रिवीजन में फिर पढ़ें फिर अगली बार पढ़ें तो यही आपका पूरा दिन भी ले सकते हैं। तो आप जब रोज़ाना इनको, जब भी अकाउंटिंग करने बैठे, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप FAR 2 करने बैठे तो सबसे पहले आप डिस्क्लोजर वो जो सफ़ा है सिर्फ उसी को देख लें, एक नज़र डालेंगे, 5 मिनट में सारे रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाली बात पढ़ रहे होंगे आपके दिमाग में एनेमोने चल रहा होगा, ठीक है ना। नहीं चल रहा होगा तो एक नज़र डाल लेंगे उस पर भी, अच्छा हाँ ये ठीक है, बात समझ आ रही है। जब भी आप एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव वाला नोट पढ़ रहे होंगे आपके दिमाग में उसका नक्शा चल रहा होगा, बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं। वो बनवाएगा बना लेंगे, वो बना के देगा गलती निकाल लेंगे, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, चीज़ें मुश्किल नहीं है कि लग रहा है मुश्किल, क्या कहते देखो मुश्किल है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट्स एज टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कुछ सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आगे जाके उसने स्पेसिफिक कर देना है, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड ये बताओ, लोन एडवांसेस से रिलेटेड ये बताओ, डेटर्स के बारे में ये, ट्रेड रिसीवर्स के बारे में ये बताओ, वो फिर स्पेसिफिक हो रहा है आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कम अज कम ये चीज़ें तो फेस के ऊपर नजर आएँ। वो जो मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाई थी BSZ वाली, उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ याद करवाई थी, मैंने कहा था कैश फ्लो FAR 1 वाली से याद करो, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, ये तो फेस पे आना है। फिर करंट मैच्योरिटीज़ को फेस पे रखना, शॉर्ट टर्म लोन को फेस पे रखना और ट्रेड अदर पेपर्स को क्लब कर देना, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मैंने आपको कहा था ना इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, तो डिविडेंड जो था वो यहीं से तो बताया हुआ है उसने कि ये आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें, लेकिन वो इसलिए नहीं कही थी आपको याद करने की क्योंकि वो हम ऑटोमेटिकली फेस पर ही शो कर रहे होते हैं। मसला इन्हीं के अंदर ही आता है कि आप कहीं डिविडेंड पेएबल को जो है वो ट्रेड अदर पेएबल में छुपा ना दें, तो वहीं पे आपको याद करा दिया था कि फेस के ऊपर रखना है। ये कहता है जी हमारा कंपनीज एक्ट, फॉलोइंग आइटम शैल बी डिस्क्लोज एज सेपरेट लाइन आइटम ऑन फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो फेस पे शो करो, हम वैसे ही फेस पे शो करते हैं इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया था, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स याद रख लेना। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये पड़े होते हैं नॉर्मली। जैसे मिसाल के तौर पे आपने वापडा का मीटर लगवाया तो आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं, ठीक है ना। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कभी वापस आता है, मीटर लगा रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास, इसको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कहते हैं। ये फेस पे नजर आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये यूटिलिटी कंपनीज को सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स नॉर्मली ये सिक्योरिटी कंपनीज को दिए जाते हैं। इसके अलावा भी किसी को दिया जा सकता है, जैसे बाहर के मुल्क की किसी कंपनी का आप जो है कोई जो है वो पेटेंट वगैरह या कोई डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको डिपॉजिट दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आप, जैसे मिसाल के तौर पे ये शोरूम वाले, गाड़ी के शोरूम वाले होते हैं, इन्होंने अच्छी खासी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया होता है, तो जिन्होंने जमा कराया अपनी फाइनेंशियल बनाएंगे तो उसके अंदर इसको फेस पे शो करें, कंपनीज एक्ट ये कहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी वैसे मैं एंट्री कर दूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू वापडा ही कर लें, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू वापडा डेबिट, आपने जो जमा कराया होगा, ठीक है, कैश या जी बेटा जी, जब बेटा आप मीटर वापस कर दोगे तो ये दे देंगे। कभी किया नहीं ना हमने मीटर वापस, मीटर हमारा एक बार लग जाता है वो लगा ही रहता है। वो दादाजी का मीटर भी अभी तक लगा होगा तुम्हारे घर में, नहीं तुम जाके चेक अब्बा जी से पूछो, घर पे मीटर हो सकता है दादाजी के नाम का लगा होगा अभी तक लगा हुआ है, बस चल रहा है, ठीक है। सही बात है, ऐसे ही होता है। मेरे गाँव में तो ऐसे ही दादाजी के नाम का अलग लगा हुआ है, वो जो पुराना उसको वाले साहब वाला अलग लगा हुआ है। फिर जाहिर है फिर घर बढ़ते जाते हैं,
लेकिन वो अगला मीटर चलता रहता है, नया आ जाता है, 2 घर हो गए, 2 से 4 हो गया, आबादी बढ़ रही है, तो अगला मीटर किसने बंद करा है? तो ये वापस मिल सकता है, अगर आप अपना मीटर वापस कर देंगे तो वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, पता नहीं अब दादाजी ने कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, वो वापस मिलेगा आपको। अच्छा जी, लेकिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे ना, इसलिए अपनी घर की, इसलिए आपको ये फेस पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। चलें आगे। कंपनी अगर कोई ऐसा काम करेगी तो कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म जो देती है वो कंपनी को प्रेजेंट करना पड़ता है, इसीलिए तो वो डे 1 से रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो उन्होंने जो है वो 15 साल पहले भी कोई डिपॉजिट जमा करवा के मीटर लगवाया था, तो वो डिपॉजिट उनकी किताबों में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड में क्या फर्क है? अनक्लेम्ड, मैंने ये ऐलान किया कि जो जो संडे की क्लास लेने आया है उसको 1-1 रुपया इनाम मिलेगा। अब बच्चे निकल कर टीए के पास गए तो उन्होंने कहा कि सर ने अभी पैसे दिए नहीं। अब ये ऐलान तो हो गया था लेकिन अभी आपको पे नहीं हुआ। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप लोग गए, 1-1 रुपये वाला ठीपा वहाँ से ले लिया, कुछ लोग गए नहीं, अब 1 रुपया लेंगे हम जाके, यार शर्म की बात है, चले गए। अब ये क्या है, जो रह गए लेने से वो अनक्लेम्ड है, वो अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो अनपेड हो या अनक्लेम्ड हो, पेएबल ही आता है, अनक्लेम्ड या अनपेड हो, फेस पे नजर आना चाहिए। अलग अलग नजर आता है, अलग अलग डाटा दिया हो, अलग लिखा होगा ट्रायल में तो आप भी अलग ही लिख देंगे, ठीक है, अनपेड और अनक्लेम्ड, ओके। और कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये नॉर्मली करंट, ये नॉन करंट एसेट्स में नज़र आएगा और ये करंट लायबिलिटीज़ में नज़र आएगा, ठीक है जी। सिर्फ एसेट साइड थोड़ी चल रही है, और सही है ना। तो ये कंपनीज एक्ट ने कहा बाकी तुम्हारी अकाउंटिंग जो कहती है वो करते रहो, राइट ऑफ यूज़ दिखाना है दिखाओ, पीपीई दिखाना है दिखाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाओ, सीडब्ल्यूआईपी फेस पे दिखाओ, मुझे कोई मसला नहीं, लीज लायबिलिटी दिखाओ, लोन करंट नॉन करंट अलग करके दिखाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेस पे नज़र आनी चाहिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड और कैश इन बैंक। बाकी तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहते हैं वो करो, ये तुम्हारे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मैं नहीं मानूंगा, तुमने फेस पे शो करना है। अब ये लोकल लॉ आ जाएगा और ये फिर प्रिवेल करेगा अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जनाब फिक्स्ड एसेट्स की बात है, और मैं आपको एग्जाम्पल 15 पहले पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। लैंड मयरिंग 2 कनाल एंड 2 मरला, लै भी तेरे कनाल ते मरले आ गए बुजारा। लैंड मयरिंग 2 कनाल एंड 2 मरलाज इन पोजेशन ऑफ कंपनी, हमारे कब्जे में है, कब्जा हमारा है, ठीक है जी, कब्जा हमारा है। अच्छा, लेकिन अगली बात तो पढ़ो जी। एक्वायर्ड इन 2014 में खरीदे थे एट अ कॉस्ट ऑफ 57,800,000 इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी ड्यू टू, हमने ये ज़मीन खरीद ली, कब्ज़ा भी हमारा है, इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ज़मीन खरीदी है कंपनी के फंड्स यूज़ करके ना, तो कैश तो क्रेडिट हो गया है, ठीक है, लेकिन नाम में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कोई एडवांस या कोई ऐसी चीज़ शो कर देंगे, ठीक है। बहरहाल नोट ये असल में ना पीपी का जो नोट बन रहा था, जिसके अंदर आपने पीपी के मेन नोट के बाद 1.1 नोट, कौन सा नोट नंबर था जहाँ पे वही लिख लेंगे, मिसाल के तौर पे नोट नंबर 5 पीपी का है, तो 5.1 में आपने लिखा था लास्ट रिवैल्यूएशन फलां बंदे ने फलां दिन की, फिर हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन 5.2, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट 5.3, फिर मूवमेंट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल एड्रेस वगैरह दे दिए 5.4, फिर डिटेल ऑफ डिस्पोजल बनाया था 5.5, ऐसे ही 5.6 में ये लिखा होगा। कब लिखा होगा, जब ऐसा कोई मसला आपके साथ होगा। आपको कैसे पता लगेगा, आपके सवाल में इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी तो उसको आपने क्या करना है, डिस्क्लोज कर देना है। लेकिन ये भी ICAP ने एक बार रिप्रोड्यूस करा लिए थे, फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर्स बताओ, याद करके ये यहाँ तक थे ना, यहाँ तक ये कुछ बातें बता दो, 4-5 नंबर का आई थिंक पूछ लिया, क्या करें, दिखाता हूँ अभी, ठीक है। खैर, तो ये कौन सा जी, कौन सा लैंड है जो हमारे पोजेशन में है, जो हमने ख़रीदा था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे खिलाफ किसी ने स्टे ले लिया, उन्होंने कहा जी ये तो ज़मीन जिस बंदे ने इनको बेची है उसके नाम ही नहीं है, वो भी कागज़ ले आया, जिस बंदे से हमने लिया था उसने भी कागज़ निकाल लिए। अब ये कोर्ट में फैसला, अब केस चल रहा है, अभी फैसला होगा तो देखी जाएगी। मसला तो है ना, बताओ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, लैंड मयरिंग 10 कनाल्स इज नाइदर इन नेम ऑफ कंपनी नॉर इन पोजेशन, ना नाम है ना कब्जे में है, पैसे पुसे दे दिए उन्हें तभी तो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि हम यूँ कहें साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा है किसी और का, हमें पता है किसी और का, हम कह रहे हैं कि साथ वाला प्लॉट ना हमारे नाम में ना हमारे कब्जे में है। यार कैसी बातें कर रहे हो। ये मसला कब होगा, जब आपने कंपनी के फंड्स को यूज़ करके कोई चीज़ खरीद ली है, तो तब अगर वो आपके कब्जे में है नाम में नहीं है तो बताओ, कब्जे में नहीं है नाम में ना नाम में है ना कब्जे में है तब भी बताओ, क्योंकि आपने कंपनी का पैसा इस्तेमाल कर लिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो लैंड मयरिंग 10 कनाल इज नाइदर इन नेम ऑफ कंपनी नॉर इन पोजेशन, ना कब्जा ना नाम। द कंपनी पेड 75,000 इन जुलाई 17 फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवेज थ्रू ओपन ऑक्शन। हमने ऑक्शन के अंदर ये पैसे जमा कराए थे और पैसे जमा हो गए। द ऑक्शन वॉज लेटर चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट एंड केस इज स्टिल पेंडिंग। ना हमें ज़मीन मिली ना हमारे नाम हुई, पैसे भी चले गए। अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब देखें जब होगा सो होगा। ठीक है, तो ये दुमें हैं। तो ये देखें जी, ये दुम, ये पीपीई की क्या है जी, पीपीई के नोट की सब नोट, दुम सब नोट्स जो बनाते थे ना, यानी दुम, ये दुम बना देंगे। अगर ऐसा कोई आपके सवाल के अंदर डाटा गिवन होगा तो आप लिख देंगे, मसला क्या। ठीक है जी, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद फंड्स ऑफ कंपनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ कंपनी एंड आर नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी, नाम नहीं है, और इज नॉट इन पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी। ठीक है, दिस फैक्ट बताओ अलॉन्ग विद रीजंस फॉर प्रॉपर्टी और एसेट नॉट बीइंग इन नेम और पोजेशन, ठीक है जी, और कंट्रोल शैल बी स्टेटेड एंड द डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट, और दूसरी बात द पर्सन इन हुज नेम पोजेशन और कंट्रोल इट इज़ हेल्ड शैल बी डिस्क्लोज। ये कुछ बातें हमने बतानी है, ज़रा देख लें जी, तसल्ली से देख लें। ठीक है, ये रीज़न ही तो बताई हुई थी, ये देखो क्या रीज़न है जी, क्या रीज़न है, ये रीज़न है, क्या रीज़न है जी, ये रीज़न है, ये रीज़न बताई हुई थी। ठीक है, अगली बात, कंपनी के फंड से एक्वायर किया है तो वो तो लिखा हुआ है हमने। ठीक है, कि ये इतने हज़ार रुपये की हमने पे करके ख़रीदी, इतने हज़ार रुपये पे करके ख़रीदी। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है जी, फैक्ट बता दिया हमने कि ये हमारा ये फैक्ट ही तो था। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, फैक्ट बताया है कि नहीं है। ठीक है, नाइदर इन नेम नॉर इन कंट्रोल, फैक्ट ही तो बताया हो। ठीक है, और उसके साथ ही क्या बताया हमने, किसके नाम में है, ये भी एक एग्जांपल आगे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे से ली थी लेकिन स्टे हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये देखो डिस्क्रिप्शन, 2 कनाल 2 मरला 10 कनाल्स, वैल्यू, अब वैल्यू ये वैल्यू ही है जितने की हमने पे किया है तो वही वैल्यू है हमारी। ठीक है, और जिस पर्सन के नाम में वही बता रहे, तो ये कुछ बातें हमने बताई हुई हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी के फंड यूज़ करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है और वो प्रॉपर्टी आपके कब्ज़े में है लेकिन नाम पे नहीं है, या ना कब्ज़े में है ना नाम में है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस फैक्ट को डिस्क्लोज़ करना है। बताओ कि ये है, क्या है जी, कब्ज़े में है नाम नहीं है, या कब्ज़े में भी नहीं है नाम में भी नहीं है, फैक्ट आ गया। दूसरी बात क्या बताओ, रीज़न, क्यों जी, वो जी स्टे हो गया है, वो जी कोर्ट में केस चला गया, दूसरी पार्टी आगे कहती है तो हमारी ज़मीन है। ठीक है, रीज़न आ गई। डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू, वो जी लैंड है 2 कनाल का, तकरीबन 57,800 रुपये, हमने 57 मिलियन पे करके हमने ये ख़रीदा था। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन और वैल्यू, और जिस बंदे के नाम में है या पोजेशन में है या कंट्रोल में है वो भी बता दो, जहाँ पता होगा बता देंगे। जैसे यहाँ पता था कि वो पाकिस्तान रेलवे से ली थी तो अभी तक स्टे में है तो पाकिस्तान रेलवे के पास ही भाई। ठीक है, तो ये क्या है, पीपीई के नोट की दुम नंबर 1, मतलब जो अब कंपनीज एक्ट ने लगाई। पहली दुमें जो हमने पढ़ी हैं, पहली दुम लास्ट रिवेशन वाज परफॉर्म्ड, IS 16 ने लगाई। दूसरी, हैड देयर बी नो रिवेशन, IS 16 ने लगाई। तीसरी, मूवमेंट रिवेशन सरप्लस, IS 16 ने लगाई। चौथी, डिटेल ऑफ डिस्पोजल, कंपनीज एक्ट ने लगाई। ये पढ़ी है, पढ़ाना। ठीक है, ये पढ़ी है। ठीक है, जो मैंने पहले लगा दी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चौथी दुम ये आ गई। ठीक है, ये चौथी दुम आ गई पीपीई के नोट की। तो चौथी नहीं कह रहा मैं, फिलहाल कह रहा हूँ कंपनीज एक्ट ने जो पहली दुम लगाई वो ये। ठीक है, ये बात समझ आती है।
कंपनीज एक्ट ने पहली धूम फिक्स एसेट की ये लगाई, पहला डिस्क्लोजर। कंपनीज एक्ट का पहला रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर क्या है? अगर कंपनी के फंड यूज़ करके कोई एसेट खरीदा है और कंपनी के नाम में नहीं है या पोजेशन में नहीं है तो ये बताओ कि नहीं है, ठीक है? कितनी वैल्यू है, क्या डिस्क्रिप्शन है, किसके नाम है, ये थोड़ी सी बात बता दो। बात समझ आ गई? याद हो रहा है कुछ कुछ? अगली बात नंबर 2 दुम, लैंड एंड बिल्डिंग को डिस्टिंग्विश करो बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। लीज होल्ड क्या होता है जी? आपको बताया था सवाल करते हुए, लीज होल्ड कहते हैं कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे इस्लामाबाद के अंदर मैंने अर्ज किया, वो आपके नाम नहीं करते प्रॉपर्टी, लेकिन पैसे देकर वो प्रॉपर्टी हो आपकी गई है 99 साल के लिए आपकी, बाद में फिर आपको ही वो आपके नाम ही रह, मतलब आपको ही, आपके पास ही रहती है, आपके कब्जे में, आपका ही एसेट है, लेकिन वो आपके नाम नहीं करते, ठीक है? तो ये लीज वाला IFRS 16 वाला लीज नहीं है, ये लीज होल्ड लैंड जस्ट लाइक किसी और प्रॉपर्टी के है। इसके क्योंकि मिसाल के तौर पर 99 साल के लिए आपने जो है वो 10 करोड़ रुपया दे के ये प्रॉपर्टी ली है, तो 10 करोड़ को 99 साल पर जो है वो बराबर बांट के, आप अमोर्टाइजेशन कहते हैं इसको, आप अमोर्टाइज करते रहते हैं। तो अगर कोई आपका लीज होल्ड लैंड है तो उसको फ्री होल्ड लैंड से अलग डिस्टिंग्विश करके बताओ। किसने बोला ये? कंपनीज एक्ट ने, ठीक है? अच्छा, फोर्स्ड सेल वैल्यू बताओ। क्या बताओ जी? फोर्स सेल वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड कब? इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है ना, बोलो रीवैल्यू किया हुआ है अगर आपने, तो कंपनीज एक्ट कहता है फिर एक फोर्स सेल वैल्यू भी बताओ। अब ये फोर्स सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या फ़र्क होता है यार? मैं बताऊंगा, तुम नहीं बताऊंगे? अच्छा जी बेटा, मिसाल के तौर पे किसने कहा है? आप बताएंगे? आपने कहा, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या नाम है तुम्हारा? यूनस भाई का एक, चुप कर जा यार, यूनस भाई का एक प्लाट है यहाँ पर, ठीक है, और उस प्लाट की कीमत है मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपये, ठीक है। अब ये इसकी फेयर वैल्यू है, ये इसकी फेयर वैल्यू है। यूनस भाई जो है वो मिसाल के तौर पे शिफ्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं जी मैं तुर्की जा रहा हूँ और मैंने अभी निकलना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने निकलना है और ये प्लाट मैंने बेचना है। अब बुजदार को इस बात का पता लग गया। अब आपको क्या लगता है बुजदार करोड़ देगा? 2-4-5 लाख नीचे करा लेगा ना? 2-4-5 लाख नीचे भी आएंगे तो यूनस कहेगा यार इस वक्त तो मैं मजबूर हूँ, अब क्या करूँ, मुझे वैसे ये करोड़ में बिकना था, ये 95 लाख मुझे मिल रहा है, हालांकि ऐसे मौके पे तुम्हें 5 लाख ऊपर देना चाहिए। मजबूरी से लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया इस मौके पे भी, पीछे एक इवेंट हुआ था ऐसे। चलें छोड़ें, अब बात और तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो खैर मकसद कहने का ये है कि भाई इसको 1 करोड़ फेयर वैल्यू मिलनी थी, लेकिन मजबूरी में जल्दी में बेचने की वजह से एक 2-4 लाख 5 लाख नीचे भी मिल रहा है तो ये देकर अपनी प्रॉपर्टी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फोर्स्ड सेल वैल्यू। आपको मजबूरी के अंदर जो सेल वैल्यू जो है वो लगी, फेयर वैल्यू से थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? बेटा आपका क्वेश्चन था, इधर क्वेश्चन था कोई? नहीं, तो ये दूसरी बात बतानी है, ठीक है। तो मैंने तीसरी बात बना ली और उसके बाद आपका फेवरेट डिस्क्लोजर आ गया, इन केस ऑफ डिस्पोजल, इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो पहली चीज एसेट एक्वायर्ड विद फंड्स ऑफ कंपनी नॉट इन नेम और पोजेशन, तो ये पहली दुम हो गई, याद होता जा रहा है। दूसरी दुम डिस्टिंग्विश करो बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। तीसरी दुम फोर्स्ड सेल वैल्यू बताओ इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन। ऐसे याद करते हैं हम छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है ना, छोटा अपना लिख लेते हैं उसी तरह से नोट्स बना के। और इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पर हमने BSZ वाले सवाल के अंदर एक डिस्क्लोजर बनाया था, लेकिन उसके अंदर ये बात सामने नहीं आई थी कि हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है। हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपके, अभी पढ़ लेते हैं, वैसे अभी पढ़ लेते हैं, इसको साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपके जो डिस्पोजल्स हैं उनकी बुक वैल्यू इन टोटल, अगर उनकी बुक वैल्यू जितने डिस्पोजल्स हैं इन टोटल 50 लाख से अगर ज़्यादा है, ये सारे डिस्पोजल चले आ रहे हैं, डिस्पोजल 1 2 3 4 5, इनकी बुक वैल्यूज़ लिखें ना अगर, तो अगर ये 5 मिलियन से
5 मिलियन से अगर ये टोटल ज़्यादा है तो फिर मिसाल के तौर पे प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, बिल्डिंग 1 है और इक्विपमेंट 3 है और व्हीकल 5 है, ये डिफरेंट एसेट्स थे। इन सब की यहाँ पे बुक वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। इसकी आ रही है मिसाल के तौर पे 6 लाख, ठीक है जी, ये 50 लाख कर लूँ जी। इसकी 6 लाख आ रही है, इसकी 4 लाख आ रही है, इसकी जो है वो 2.5 लाख आ रही है, बिल्डिंग है यार, इसकी 2.5 लाख आ रही है, इसकी जो है वो मिसाल के तौर पे 8 लाख आ रही है और इसकी जो है वो 1.5 लाख आ रही है, ठीक है। अब पहली शर्त क्या है, टोटल जो बुक वैल्यू है इसको 2 लाख कर दो, चलो थोड़ा सा ज़रा, चलो 2 लाख। अब ये कितना बन गया, 50,000 बढ़ गया ना जी। ओहो, ये ठीक है जी। चलो ये भी सही है कि यही आप थ्रेश होल्ड पर ही रखें कि जी 5 मिलियन भी हो जाए तो ठीक है। 5 मिलियन हो गया, ये कितना था, 150 था, ये पूरा हो गया जी, बराबर हो गया, बताओ ज़रा देख लो, टोटल कर लो फिर कितना टोटल बना, ये 2200 बना है। अब इसको मैं करने लगा हूँ 16, अब कितना हो गया, अब इसको मैं करने लगा हूँ 18, 42 हो गया। अब कितना और चाहिए, 8 और चाहिए, 8 और चाहिए। इसको कर दो आप, नहीं 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 नहीं, उसको नीचे रखना है ज़रा, मैंने किसी फिगर से नीचे रखना है, 4.5 इसको कर दो। अब कितना रह गया, 5 रह गया अभी भी, इसको फिर 17 कर लो। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं सवाल बना रहा हूँ, वैसे सवाल पड़ा हुआ है। ये तुम अपने से शुगर लगाते हो, वैसे मुझे लग रहा है शायद तुम अपने से शुगर लगाते हो, हैं, चावल है, मार खा लेनी है तुमने मुझसे अब। अच्छा जी, बोलो भाई, कितना टोटल करो, टोटल 650 रह गया, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। मैं ना सिर्फ 2 एसेट्स निकालना चाह रहा हूँ बीच में से, ठीक है। इसको आप कर लो 19, अब कितना रह गया, 3, ये चीज। अब देखो 50 पूरा है। मैंने एक सवाल पढ़ा हुआ था, मैंने कहा एक वो हो एक और हो, 4 आता है, 4 कर लो फिर भी ठीक है। अच्छा अब लो जी, सवाल तैयार है, कंपनीज एक्ट का रूल तैयार है। कंपनीज एक्ट ये कहता है अगर जितने डिस्पोजल आपने साल में किए उन सब की एग्रीगेट बीवी उनकी 49 आ रहा है, बंदे नहीं ठीक तुसी। अब कर लो 18 कर लो, टोटल कर ही लो बस, सुभान अल्लाह। पहले मुझे फिगर्स लिखनी चाहिए थी, है ना। ऑनलाइन वाले तो करके बैठे होंगे पॉज करके टोटल। अच्छा जी, कंपनीज एक्ट ये कहता है आपने दौरान साल जितने एसेट्स बेचे उनकी कंबाइंड बुक वैल्यू अगर 50 लाख से एक्सीड कर जाए तो हर वो इंडिविजुअल डिस्पोजल जिसकी बीवी 5 लाख से ज्यादा है उसको डिस्क्लोज करना है। रूल समझे, रूल समझे, रूल समझे। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि आपके सारे डिस्पोजल्स की कंबाइंड कैरिंग अमाउंट, कंबाइंड बुक वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर चली जाए तो फिर हर उस इंडिविजुअल डिस्पोजल की डिस्क्लोजर आपने देना है जिसकी बुक वैल्यू, यानी कि इनको आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब ये नोट कैसा कुछ बनेगा, ये क्या क्या डिस्क्लोज करना है याद करो, डिटेल ऑफ डिस्पोजल था ना। डिटेल ऑफ डिस्पोजल में हमने क्या कहा था जी कि आपने एसिड बताना है जी, प्लांट 1 है और बिल्डिंग 1 है, ठीक है जी। क्या बताओ इसकी कॉस्ट होगी कोई, ठीक है। उसके बाद बुक वैल्यू, हाँ 18 लाख और 19 लाख, ठीक है जी। इसके बारे में क्या बताओ दूसरी चीज, सेल प्रोसीड्स, उसके बाद गेन लॉस, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, मोड ऑफ और एसोसिएशन, यही थी चीजें। अब बोलो। अच्छा अब
रूल समझ आया? रूल, ये स्टैंडर्ड, ये वो उस दिन तो सिर्फ नोट बना दिया था हमने, असल तो वो बात पूरी नहीं थी, बात तो इस दिन का इंतजार था पूरी पढ़ने का। अब क्या बना जी, कंपनीज एक्ट का रूल क्या है, अगर आपके सारे साल के डिस्पोजल्स की कंबाइंड बुक वैल्यू 5 मिलियन 50 लाख से ज्यादा है, तो हर उस, इस तरह की चीज आपने टैक्स में भी पड़ी होगी कि अगर आपका मतलब टोटल जो है वो खर्चा साल का इतना है, तो हर इंडिविजुअल खर्चा जो है 25,000 से ऊपर का हो, कुछ ऐसी बात। चले छोड़ें ऐसे, ये रूल पढ़े कंपनीज एक्ट का जो मुझे जरूरत है जी। अगर आपके टोटल डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू कंबाइंड 50 लाख से ऊपर चली जाए, तो फिर हर 50 लाख या उससे ऊपर, ठीक है ना, अब ये ना कहना सर 50 लाख हो तो 50 लाख आ गया, ठीक है ना, 50 लाख मैंने इसलिए 50 लाख लिखा हुआ है, या उससे ऊपर चली जाए, तो हर वो इंडिविजुअल डिस्पोजल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है उसको डिस्क्लोज करना, उसके बारे में ये बातें डिस्क्लोज करनी है। अच्छा, बाकी जो होते हैं ना, बाकी जो होते हैं उनमें आप नॉर्मली क्या करते हैं, रिमेनिंग जो है वो आप यूं कर लेते हैं, बाकी बुक वैल्यू से 5 मिलियन है ना, बोलो इसमें से ये ज़रा दोनों माइनस कर दो। भाई मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ आपको जी, इनको टोटल करो ज़रा, 18 और 19 जी। तो इस तरह से करके रिमेनिंग जो है उनको आप जी, कितना ये कॉस्ट पता नहीं कितना 1300, इनके बारे में फिर आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत करें तो ये लिख दें, सिर्फ ये इस तरह करके ना बैलेंसिंग आप लिख दें, ताकि ये टोटल ऐसे 5000 हो जाए। ये बात समझ आई है? ये आपका कंपनीज एक्ट पढ़े, ठीक है। बच्चे तो जी, तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है जी, अगर आपके सारे डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू 50 लाख से ऊपर चली गई है, तो हर उस इंडिविजुअल डिस्पोजल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ऊपर है उसके बारे में ये चंद बातें बता दो, कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, मोड ऑफ डिस्पोजल, पर्टिकुलर ऑफ बायर्स और एसोसिएशन विद द कंपनी। अच्छा अब इधर देखो जरा, एक मिनट के लिए, जरा 1 मिनट के लिए, वो जो पहले वाले बन रहे थे वो बना लेते हैं, जरा इधर देखना, जरा कोई एक कम कर लेते हैं हम, कोई एक, मैं इसको 3 करता हूँ, ये कितना हो गया जी, ये कितना बन गया, लो जी, अगर ये बन गया ना तो बस, अब चाहे इंडिविजुअली 5 लाख से ऊपर भी चले गए हैं तो ये वाला काम तो होना ही नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें, ऐसी पिक्चर ले लें, फिर मैं आपको असली सवाल दिखाता हूँ, फिर लॉ भी पढ़ना है, जल्दी करें यार। मैंने शेयर कैपिटल का नोट भी बनाना था, अभी ब्रेक भी करनी है छोटी सी, 5 मिनट की ब्रेक करेंगे, फ्रेश चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ये चलते जाएं। कितनी देर का हो गया ये पार्ट भी, पार्ट 2 सॉरी, चलो 10-1 मिनट और कर लें ज़रा पढ़ाई, कहीं पे कोई ब्रेक तो लगाएं ना। हाँ जी, इधर पढ़ें, अब ये पढ़ें, ये चौथा, मैंने कहा ज़रा इकट्ठे पढ़ा दूँ ताकि ये भी याद हो जाए, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। पहला भूल रहे हैं आप, भूल रहे हैं, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स भूल रहे हैं। सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स क्या है? रीवैल्यू सरप्लस, अनक्लेम अनपेड डिविडेंड, कैश एंड बैंक, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स को फेस पे शो करना है। उसके बाद फिक्स एसेट्स के बारे में कंपनीज एक्ट शुरू हो गया। पहली बात क्या कि उसने कंपनीज के फंड्स यूज करके आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई एसेट लिया और वो कंपनी के नाम में नहीं है या पोजेशन में नहीं है, तो फैक्ट बताओ, वैल्यू बताओ, वो जो जिसके नाम है वो बताओ, ठीक है, कुछ बातें बता दो। उसके बाद अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है तो फोर सेल वैल्यू बताओ। लीज होल्ड और फ्री होल्ड अगर हैं, अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग रखो। और नहीं, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। और इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, if the aggregate book value of assets exceeds 5 million rupees, following particulars of each asset which has book value of 500,000 or more shall be disclosed। अब समझ आती है ये बात? वैसे लॉ पता ही आपको, लॉ कैसी चीज है, फिर समझ तो आता नहीं है, लॉ की अपनी जुबान होती है। अब इजी हो गया। चौथी बात क्या बतानी है फिक्स एसेट बारे में? इन केस सेल ऑफ फिक्स एसेट, इफ एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सीड 5 मिलियन रुपीज,
ठीक है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एसेट विच हैज बुक वैल्यू ऑफ 500,000 रुपीज और मोर शेल बी डिस्क्लोज। क्या बताओ? कॉस्ट और रीवैल्यू अमाउंट एज द केस में बी, बुक वैल्यू, सेल प्राइस, मोड ऑफ डिस्पोजल, पर्टिकुलर बायर, गेन और लॉस, रिलेशनशिप इफ एनी। ये लॉ है, ठीक है जी। अब हाँ, तो वो एक्सीड ही करेगा, वो 5 मिलियन पे नहीं छोड़ेगा, लेकिन 5 मिलियन पर भी हम कर देते हैं, ठीक है ना। 5 मिलियन हो गया ना, तो 5 मिलियन आ गया, आप एक्सीड 5 मिलियन 1 रुपया ऊपर हो जाना, ठीक है, एक एक्सीड कर जाना, 1 रुपया एक्सीड करा लेना। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइनेंस स्टेटमेंट्स के अंदर फिर देख लेंगे, उस वक्त जो इंटरप्रिटेशन करेंगे उस वक्त ऑडिटर और आप मिलके, भाई इतना क्लोज थोड़ा ही करेगा, वो करेगा ही ऐसे कि मैंने तो याद रखवाना है ना आपको 5 मिलियन, मैंने एग्जाम्पल में 5 मिलियन ही डाला है, ठीक है ना। लेकिन पर्चे में ये तो मुमकिन नहीं एग्जैक्ट 5 मिलियन आ जाए, फिर मैंने आपको कह दिया अगर एग्जैक्ट 5 मिलियन आ जाए तो आप कर देना, ठीक है ना। ये मेरे अल्लाह जी, ओके, अच्छा, ये मेरा लॉ है। अच्छा जी, अब देखें जी ये सवाल, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज आर शेयर्ड बाय अ कंपनी, ठीक है। ले जी, एग्रीगेट बुक वैल्यू, एग्रीगेट बुक वैल्यू इज मोर देन 5 मिलियन, ऐसा ही है। अब ऐसे ही मोर होगी ये, ठीक है। अगर ये हो गया है स्टेप 1, तो फिर 1 2 3 ये क्या होंगे? डिस्क्लोज। जरा 2 सवाल हो जाए ना जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने ऐसे ट्रेलर देखा था, आपने सिर्फ प्लेसमेंट देखी थी सवाल करते बीएस एड में कि इसने आना कहाँ होता है, कैसे आना होता है, बस प्लेसमेंट देख ली थी आप प्रॉपर पूरा। और अब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी दिखाता हूँ जहाँ बना हुआ है, ठीक है। वो जैसे दिखाया भी था थोड़ा सा, वो शेफान पता नहीं क्या याद आ रहा है, कंपनी पॉलिसी, और वो इकबाल आया था, सारे प्लांट ही ले गया था, इकबाल कुवाड़िया है ना। अच्छा, तो वो सारा भी देखते हैं दोबारा जी। अब नोट बनने लगा जी, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये नोट बनेगा, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ ऐसे ही, नोट नंबर 10.1 10 है हमारी, 10.12344 कर देते हैं, ठीक है। 10.4 ये क्या है जी? डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स। अब क्या बताओगे जी? यहाँ पर ऐसे नोट बनेगा आपका, P1 है जी, P1 2500, P2 3600 और उसके बाद V2 600, शॉर्ट फॉर्म ज़रा यूज़ की, ठीक है। और फिर यूँ कर दो आप रिमेनिंग जी। अब रिमेनिंग कैसे निकाले आपने? 7430 माइनस ये ऊपर वाले तीनों कर दो जी, माइनस -60, तो क्या आ गया? 730, ठीक है ना। अब क्या बताना है जी? ये तो आ गया ना हमारा, क्या है? बुक वैल्यू आ गई। इसके आगे क्या? सेल प्रोसीड गिवन करेंगे, उसके बाद गेन या लॉस, बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड के डिफरेंस से निकल आएगा। एक चीज़ कॉस्ट भी बतानी होती है जी, माजरत, ज़रा मैं इसको आगे ले आऊँ। नहीं कोई बात नहीं बताई हुई तो मैं कौन सा लिखने लगा हूँ उसको, मैं नहीं लिखता, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्ट, बताना है ना, बस कॉस्ट बतानी है, ठीक है। उसके बाद उसकी बुक वैल्यू बतानी है, ओके, और फिर सेल प्रोसीड्स बता देनी है। अब ये जो सारी बातें हैं ना अगली बुक वैल्यू के बाद वाली, क्योंकि बुक वैल्यू पे तो रूल लग गया था ना, बुक वैल्यू पे तो रूल लगा है, ऐसा ही है। तो बुक वैल्यू से आगे की कहानी जो है वो बाकियों के, ये भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो वैसे ही कंपनीज कर देती हैं कि इसको इस तरह से इकट्ठा करके नेट में लिख देती हैं ताकि टोटल डिस्पोजल की फिगर चलो मैच तो कर जाए, तो करना चाहे तो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वैसे। अच्छा, सेल प्रोसीड बताओ, गेन लॉस बताओ, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ बायर बताओ, बाद मोड ऑफ डिस्पोजल बताओ, और एसोसिएशन कोई है तो बताओ। लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं बताना वो ये रिमेनिंग है। चलो जी, अब 2 सवाल हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। लें जी, ये आपका क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट पेज 567 पे आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसी नोट को ज़रा एक नज़र जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैंने दिखाया था उस दिन थोड़ा सा ऐसे ही दिखा के फिर मैंने हटा लिया था, क्योंकि उसके नीचे ना ये वाला रूल ऐसे ही
नज़र आ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा था नहीं 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 अभी ना देखें, बस ऊपर टॉप वाली हेडिंग दिखाई थी। ठीक है, जल्दी कर लें। बच्चे फिर भी कम हैं, मतलब बच्चों को नहीं लगता कि पेपर में पास होने के लिए ये क्लासेस देना ज़रूरी है। ले जी, इसको क्या डेप्थ पड़ी हुई है, ये देखें जी, ये जनाब मैंने कहा था पीपीई का नोट है। पीपीई की नोट की 3-4 दुमें IS 16 ने पहले से लगाई हुई हैं। ये दुमें अब किसने लगा दी? कंपनीज एक्ट ने। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। ऊपर से वो 2 दुमें भूलनी नहीं, जनरल डिस्क्लोजर वाली, वो भी तो इसी में डाल। अच्छा, ये कहीं भी लग सकते हैं। नॉर्मली कंपनीज इसको, क्योंकि पीपीई से रिलेटेड ही होती हैं, इसी की दुम बना देते हैं। है ये जनरल डिस्क्लोजर, ये फिक्स एसेट के नाम से कंपनीज एक्ट ने अलग से नहीं लिखा हुआ है। ये जनरल डिस्क्लोजर क्या प्लांट के बारे में, प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बताओ, उनका एड्रेस और लोकेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है उसके बारे में बताओ, लोकेशन और एरिया। अब ये वैसे तो जनरल डिस्क्लोजर है, लेकिन कंपनीज नॉर्मली इसको कहां पर लिख देती हैं? क्या फायदा इस वक्त आने का, अब तो गाड़ी निकल चुकी है बेटा जी। आप सब मुड़ के देखें, हाँ देखें, आप देखें, मैं इधर बुला लेता हूं भाई उसको, अब ज़ियारत कर लें आप लोग सारे, हद हो गई है, बुला ले। अच्छा जी, इधर देखें, इधर देखें, ये भी इधर ही अटैच कर देती है कंपनी, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, पीपीई तो होता है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इसलिए यहां पर ही पड़ा हुआ। ठीक है, और सही है, समझ के जियो। ये जनरल डिस्क्लोजर है, और उसके बाद ये फिक्स एसेट। रुपीज इन 1000 है डिस्क्रिप्शन, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स हैं। और अगर आप इधर देखो तो गौर तलब बात ये है, इधर देखो, ये गौर तलब बात है, ये कॉलम गौर तलब बात है। इस पूरे कॉलम में 500 से नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी बात है वो क्या है, और वो ये है कि ये टोटल बुक वैल्यूज़ 133 मिलियन पे हैं। रुपीज़ इन 1000 है ना, हम तो कैसे 5 मिलियन से ऊपर चला जाए तो ये तो एग्रीगेट, ये पेज नंबर 593 है बेटा, पेज 593 है। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारे वो नोट्स हैं, हमारी फाइनेंस स्टेटमेंट चल रही हैं। सॉरी मैं भूल गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद पेज नंबर बताना है, भूल गया। अच्छा, वैसे बताना चाहिए था, वैसे माजरत चाहता हूँ, मैं तो ऐसे मैंने 2 ओपन किए हुए हैं। अच्छा सुने, इधर देखें, ये 2014 की बुक वैल्यूज, टोटल बुक वैल्यू 2014 की कितनी, 133 मिलियन। ये 133 मिलियन 5 मिलियन से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तभी तो ये नोट बना है, वरना ये नोट आपको इन किताबों में नज़र ही ना आता। अब जितने भी 5 लाख से ऊपर बुक वैल्यू रखने वाले एसेट्स हैं, उनके बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं, और बकाया जो हैं इनका टोटल किया होगा इन्होंने, इनका टोटल इसमें से माइनस किया होगा, तो ये 119 मिलियन के वो हैं जो 5 लाख से कम बुक वैल्यू वाले हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, अब क्या क्या बताना है इनके बारे में, क्या क्या बताना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, कॉस्ट बतानी है, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, मोड ऑफ पर्टिकुलर ऑफ बायर, और रिलेशनशिप विद कंपनी। और ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब तो यहाँ पर हमने लिखा 10.2 के साथ लिखा, कौन सा पेज है, उधर से जरा अपना पेज बताओ, पेज नंबर, पॉइंट शाइंट कोई है इसमें, मैं खुद ही देख लेता हूँ। पॉइंट 2 का 4, अच्छा चलो हम अपने वाला 2 का अपने वाला 4, ये मेरे वाला 4 है। ठीक है, ये रेफर हो गया, और वहाँ पे जाके हमने लिखना है पेज नंबर 593 का नोट नंबर 10.2। ठीक है जी, ओके। वैसे देख लो, आपको याद होता चला जा रहा है, आपको याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, बस याद रखने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, लोग अभी भी आ रहे हैं पता नहीं। ये देखें जी, ये देखें जी, फिक्स एसेट्स के बारे में ये 4 डिस्क्लोजर्स हैं। नंबर 1 एसेट, एक उसी सफ़े वापस आ गया हूँ, ये जो आपने अपने सीने से अब लगा के रखना है सफ़ा, इसके ऊपर सारे डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं। ठीक है जी, एसेट्स एक्वायर्ड विद फंड्स ऑफ कंपनी नॉट इन नेम ऑफ कंपनी या पोजेशन, ये फैक्ट बताओ, रीजन क्या है, डिस्क्रिप्शन बताओ, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बताओ। लैंड और बिल्डिंग को बाइफरकेट करो बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। फॉर रीवैल्यू प्रॉपर्टी फॉर सेल वैल्यू बताओ। डिस्क्लोजर ऑफ पीपीई डिस्पोज इफ एग्रीगेट बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 मिलियन फॉर एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू हायर देन 500, रेफर कर लो बुक।
बुक क्या रेफर करनी है, यहीं पे छोटा सा बना लेना आप, इतना तो बना ही सकते हो आप 5-7 चीज़ें, ठीक है, ओके डन। अब रह सिर्फ यही गए, बाकी ये देखो क्या लिखा हुआ है, रेफर रिमेनिंग फॉर्म बुक, मतलब कि इस तरह से बनाना है, बाकी बनाते जाना। अब ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पढ़ें और अपने अल्फाज में ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आपका 1 से 2 सफ़े हो जाएंगे। वो सफ़ा फ़ोटो कॉपियर से या प्रिंटिंग मशीन किसी से जाकर ले ना, साफ सफ़े के ऊपर एक साइड और फिर दूसरी साइड, और फिर उसको अपने पास सेव करके रख लें। उसको आप सुबह उठ के एक दफ़ा देख लिया करें, रात को सोते हुए एक दफ़ा देख लिया करें, जब भी FAR2 हैं दीवार पे चिपका दें। ये बड़े काम होते थे दीवार पे, मैं प्लानर में जब पढ़ता था ना दीवार के ऊपर प्लानर चिपकाता था, जैसे करके। आप भी करते हैं ऐसे? अच्छा चलें जी। अच्छा जी, अब ऐसा है 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। सुन लें, अब सुन लें, उसमें हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल का नोट बनाना है, क्योंकि अब बहुत वजनी काम हो गया, सिर्फ थेरी थी ना, अब सिर्फ न्यूमेरिकल ज़रा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़रा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अब तकरीबन 11:30 तक का टाइम आपसे लिया हुआ है, तो 11:15 तक छुट्टी दे दूंगा इंशाल्लाह आपको। 12 बजे आपकी कितने बच्चों की ऑडिट की क्लास नहीं है? नहीं है। और इनकी CMA की है, ऑडिट की नहीं है और CMA की है, वो हाथ खड़े करें। यानी कि आप में से कोई जा कहीं नहीं रहा है ना, या सर की क्लास में जाना है या मेरी क्लास में आना है, तो ठीक है, कोई नहीं, पौने पे कर लेते हैं, ठीक है, वैसे 11:30 ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये लेक्चर क्लोज करें। लेक्चर कौन सा है ये? 98। अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह 5 मिनट बाद 99। अल्लाह हाफिज़।